एंड पुलिस एक्सपो 2022 के समापन समारोह में माननीय मुख्य अतिथि और सभी उपस्थित अधिकारियों और सम्मानित प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। अब मैं श्री अरुण चावला, डायरेक्टर जनरल फिक्की से अनुरोध करता हूं कि वे मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा को प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन BPRND श्री करुणा सागर IPS को आमंत्रित करता हूं कि वो सम्मेलन सचिव के नाते सम्मेलन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी, BPRND के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, ब्यूरो के अपर महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा, फिक्की के महानिदेशक श्री अरुण चावला जी, फिक्की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के सह अध्यक्ष श्री नीलेश तुंगर जी, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, युवा पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट, उद्योग एवं मीडिया के प्रतिनिधि तथा देवियों और सज्जनों, चौथी राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मुझे खुशी है कि चौथी राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और तीसरे राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में साइबर अपराध, ड्रोन एवं काउंटर ड्रोन विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है, जो प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के साथ साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। सभी 5 सत्रों में रोचक, सूचनात्मक और विचारात्मक विषयों की श्रृंखला पर देश भर के विशेषज्ञों, सलाहकारों और उद्योग भागीदारों द्वारा गहन मंथन किया गया है। पहले सत्र में ड्रोन एज फोर्स मल्टीप्लायर फॉर एनफोर्समेंट एजेंसीज विषय पर पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जहां ड्रोन के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य कर सकते हैं। पहले सत्र के अध्यक्ष श्री अमित कुमार सिन्हा जी ने सभी पैनलिस्ट द्वारा किए गए समग्र विचार विमर्श को बहुत ही अच्छी तरह से संचालित किया। श्री जोश मोहन जी IPS IG CISF, जो कि स्वयं विषय और फील्ड विशेषज्ञ हैं, ने ड्रोन पर चर्चा की और पुलिसिंग में उसके संभावित उपयोगों के मामले में अपने मूल्यवान बिंदुओं को जोड़ा है। IIT कानपुर के प्रोफेसर अभिषेक, जिन्हें आप सबों ने सुना है, स्वयं में ज्ञान का भंडार हैं। वह ड्रोन के संबंधित कई कार्यक्रमों में BPRND से जुड़े हैं। श्री साई पट्टाभिरामन और श्री विशाल सक्सेना ने उद्योग के दृष्टिकोण से ड्रोन के मूल्यवान पहलुओं को बताया है। प्रौद्योगिकियों का आधुनिक युग एक दूसरे की क्षमताओं से लाभ प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए है। अनुसंधान की वास्तविक भावना को बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट और अध्यक्षों की ज्ञानवर्धक चर्चा सभी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। हमारे अनुरोध पर श्री विपुल कुमार, स्पेशल IG कर्नाटक, ने मोटिवेशन और पुलिस लीडरशिप पर अपने अनुभव को साझा किया। इसी प्रकार श्री संगीता राव आचार्य, वैज्ञानिक DRDO एवं निदेशक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, ने अपने संस्थान द्वारा विकसित होने वाले उपकरणों के बारे में चर्चा की। प्रोफेसर अभिषेक द्वारा दूसरे सत्र का संचालन किया गया। चर्चा में रोग ड्रोन्स द्वारा उत्पन्न किए जा रहे खतरों को बेअसर करने के लिए काउंटर ड्रोन की क्षमताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। श्री प्रतीक जैन, साइंटिस्ट, DRDO, ने प्रौद्योगिक और इससे संबंधित अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरह से समझाया। प्रोफेसर हेमेंद्र आर्या, IIT मुंबई, ने ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों प्रशिक्षण की आवश्यकताओं और इसके आगे के अनुप्रयोगों के बारे में बताया है। श्री नागेंद्र कंदा स्वामी ने उद्योग के परिप्रेक्ष्य में
प्रौद्योगिकियों के पक्ष को बताया और यह साझा किया कि सिस्टम को स्वचालित और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिक द्वारा कैसे मदद ली जा सकती है। डॉक्टर नागेंद्र बाबू सामिनेनी ने ड्रोन का पता लगाने, निगरानी, कैमरा सेंसर और न्यूट्रलाइजेशन विधियों पर ट्रैकिंग के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में चर्चा की है। इस सत्र में रोक ड्रोन से उभरने वाले खतरों, उनका पता लगाने, उन्हें रोकने और बेअसर करने के समाधानों पर प्रकाश डाला है। तीसरा सत्र पुलिस बलों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर अपराध की प्रबंधन क्षमताओं के विषय पर समर्पित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई। इसमें श्री अमित शर्मा, एडवाइजर DRDO, ने साइबर खतरों को रोकने और देश के नागरिकों की सुरक्षित साइबर स्पेस में आगे बढ़ने के रास्ते पर अपना मूल्यवान ज्ञान प्रदान किया। श्री गौरव गुप्ता, साइंटिस्ट, मेटी, ने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए और विषय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। श्री विपुल कुमरा और श्री संजय कौशिक ने साइबर अपराधों पर पता लगाने, उन्हें रोकने और जांच के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में उद्योग के नेतृत्व की पहल के बारे में विस्तार से बताया। अगला क्षेत्र प्रेडिक्टिव एवं स्मार्ट पुलिसिंग के लिए नए युग की प्रौद्योगिकियों के प्रति समर्पित था। नित्य नई बदलती हुई चुनौतियों का सामना करने और प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया हेतु भारतीय पुलिस ने वर्ष 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को अपनाया है। सभी संभावनाओं को देखते हुए समग्र तरीके से हमारे पुलिस बलों की क्षमताओं को विकसित करने एवं अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए हमें पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तत्काल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर हुजूर सरन, IIT दिल्ली, श्री कृष्णा राव, श्री जसबीर सिंह सोलंकी ने उद्योगों की अंतर्दृष्टि और अब तक किए गए कार्यों तथा इसके लिए विकसित किए गए उत्पादों पर चर्चा की। अंतिम सत्र स्टार्टअप और कानून प्रवर्तन के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को समर्पित था। मई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, जो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिमांड और वाइब्रेंट डेमोग्राफी के 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। इसने भारतीय स्टार्टअप को स्थानीय रूप में नए और किफ़ायती उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई स्टार्टअप आगे आए हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नए समाधान बनाए जा रहे हैं। इस चौथी युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो 2022 ने साइबर अपराधों के विरुद्ध इस लड़ाई में अधिक संगठित और सक्षम होने के लिए हमारे पुलिस बलों को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस निस्वार्थ मिशन के प्रति उनकी बेहतर और प्रभावी प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करने हेतु ज्ञान को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया है। अंत में मैं सभागार में उपस्थित सभी का मन से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों से समाप्त करता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री अरुण चावला, डायरेक्टर जनरल फिक्की से अनुरोध करता हूं कि वे अपना विशेष उद्बोधन दें। Shri Ajay Kumar Mishra, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India. Shri Balaji Srivastav, Director General, Bureau of Police Research and Development. Dignitaries on the dais, young SPs, distinguished delegates, friends from media, ladies and gentlemen. FICCI की तरफ से मुझे इस 4th Young Superintendent of Police Conference in Police Expo 2022 में भाग लेते हुए बहुत अत्यंत खुशी होती है। ये आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फिक्की की सामूहिक प्रयास का नतीजा है।
मैं ब्यूरो को पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस कार्यक्रम में फिक्की को पार्टनर बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार विशिष्ट अतिथियों और विभिन्न स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन में इस वैलेडिक्टरी सेशन को बहुत ही विशेष बना दिया। मैं इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहे हुए कुछ शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। एंड आई कोट, द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट in a country is internal and external security. You cannot have any plan unless there is no security. Unquote. शांति और समृद्धि का किसी भी देश में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से सीधा संबंध होता है। Ladies and gentlemen, Indian police has to meet the challenges of increasing complexity of crimes on one hand and rising public expectations on the other. With fresh challenges arising out of various factors and circumstances, Indian police needs to evolve continuously and develop efficiencies. Police is required to provide quick response to emergency situation. At the same time, it has to be sensitive to the citizens and enforce law without fear and favor. Police, of course, needs to be well trained as well as professional in prevention and detection of crime, should be tech savvy and accountable. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के विषय में स्मार्ट शब्द की परिभाषा दी। According to him, SMART stands for strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained. फिक्की ने 2016 में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स को शुरू किया, जो भारत में पुलिसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सम्मानित करता है। The objective of the awards is to showcase initiatives taken by the various internal security forces for the safety and security of citizens. We believe that this can help change public perception and build positive and progressive image of the internal security forces. हम हर साल फिक्की कंपेंडियम ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्मार्ट पुलिसिंग को भी पब्लिश करते हैं, जिससे इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का ज़्यादा से ज़्यादा राज्य अपना सके। Ladies and gentlemen, a major challenge in today's world is cybercrime. It continues to rise in scale and complexity, affecting essential services, businesses, and private individuals alike. Cybercrime causes immense damage and threatens national security. In FICCI's latest India Risk Survey report, information and cyber insecurity is rated as the second highest risk that can disrupt business operations in India. At present, majority of the cybersecurity teams in India is understaffed and are grappling with the shortage of skilled cybersecurity professionals. It is estimated that the shortage of skilled cybersecurity professionals in India is 9% higher than the global average. In this context, I wish to emphasize the need for upskilling and reskilling our professionals. To address the skill gaps in cybersecurity and for the purpose of training and development, the government, academia, industry will have to collaborate. फिक्की इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहेगा। हमने हाल ही दिनों में साइबर क्राइम मैनेजमेंट और डिजिटल फॉरेंसिक्स में विभिन्न कैपेसिटी बिल्डिंग तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। हम इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखेंगे। It is heartening that there are many startups in the cyber area which are doing commendable work. With the current demand, I see many more startups coming in this area. Some of them have showcased their solutions in this program. FICCI will be happy to handle these startups by creating a platform for them to interact with law enforcement agencies for possible partnership and thus creating a win-win scenario for all. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to share with you that over the last 2 days, many technological solutions which were showcased here have been evaluated by the screening committee
The parameters used include readiness, maturity, adaptability from the perspective of procurement by law enforcement agencies. The industry eagerly awaits the report post this program, which will help them improvise their technology systems. Another big opportunity that has come our way is drones. Drones have applications across sectors, including policing and law enforcement. I would encourage young SPs to explore and leverage the potential of this technology to the fullest. FICCI has been engaging with the government and other stakeholders for the evolution of the drone sector in the country. We are happy to partner with various state police forces and central armed police forces for the adoption of drone technology. Ladies and gentlemen, FICCI हमारे देश की सुरक्षा में कंट्रीब्यूट करने के लिए कमिटेड है. Let me assure our fullest support to the law enforcement agencies in their effort for police modernization. We shall continue to work with the state police forces, central armed forces, and the Ministry of Home Affairs on projects which can lead to implementation of smart policing initiatives across the country. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद महोदय। अब मैं डीजी बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी, फिक्की के महानिदेशक श्री अरुण चावला जी, फिक्की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के सह अध्यक्ष श्री नीलेश तुंगार जी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी में मेरे सहयोगी अपर महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी, राष्ट्रीय पुलिस मिशन के निदेशक श्री तेजिंदर सिंह लूथरा जी, निदेशक आधुनिकीकरण श्री करुणा सागर जी और निदेशक सीडीटीआई जयपुर तथा मंच के संचालक श्री अमनदीप सिंह कपूर जी, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिदेशक, युवा पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, मीडिया के यहाँ उपस्थित हमारे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करने हेतु ब्यूरो मुख्यालय के प्रांगण में पधारे। महोदय, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन हमारे पुलिस बलों के लिए हमेशा ही प्रेरणादायी रहे हैं। इस महत्वपूर्ण चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो 2022 के समापन सत्र में बीपीआरएनडी की टीम की ओर से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, प्रख्यात वक्ताओं और प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। बीपीआरएनडी युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से एक ऐसे युग में कानून प्रवर्तन एजेंसियां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के महत्व, प्रासंगिकता और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार विमर्श और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर प्रौद्योगिकी बहुत ही तेजी से बदल रही है। मेरे विचार से कानून प्रवर्तन में साइबर स्पेस में हो रहे अपराधों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देने की आवश्यकता है। मसलन crime prevention and investigation, security and safety of life and property of citizens, protection of national critical infrastructure, intelligence collection, surveillance for security and crime prevention, maintenance of law and order, and anti-terror activities. महोदय, साइबर स्पेस में अपराधी कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने, अपराधों के प्रसार, निर्दोष लोगों को धोखा देने और ठगने के अपने तौर तरीकों को बार बार बदलकर डरा धमका रहे हैं और उनको अपना आसान शिकार भी बना रहे हैं। यह उचित समय है जब इनसे निपटने हेतु
विशेष रूप से साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा पर हमलों से बचाव और नवाचारों को पेश करते समय हम अपने पारंपरिक दृष्टिकोण पर फिर से विचार करें। हमें छोटे साइबर अपराधियों को पकड़ने के साथ ही साथ जटिल साइबर अपराधियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की भी आवश्यकता है। देश में डेटा ब्रीच, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स और लार्ज स्केल फिशिंग फ्रॉड्स जैसी घटनाएं हो रही हैं। साइबर अपराधों से निपटने के दौरान हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 86 से भी ज़्यादा प्रतिशत से अधिक साइबर हमले और साइबर उल्लंघन फिशिंग फ्रॉड्स के माध्यम से ही शुरू किए जाते हैं। हम सभी को स्पीयर फिशिंग के प्रयासों के बारे में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए उभरते हुए साइबर अपराधों से निपटने के लिए नागरिकों में इनके प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हमें अपनी साइबर अपराध प्रबंधन क्षमताओं को पहले से और भी अधिक बेहतर करने की आवश्यकता भी है। आप सभी ने अभी डॉक्टर करुणा साराभाई द्वारा इस सम्मेलन का सारांश प्रस्तुति सुना। महोदय, 2 दिन के इस सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्रों के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हुआ तथा सुझाव भी साझा किए गए। साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आवश्यक साइबर अपराधों की रोकथाम के कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में दोहराना चाहूँगा जहाँ पर हमें ध्यान देने, सुधारात्मक उपाय अपनाने और उन पर विशेष काम करने की भी ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट्स, लीगल एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, processes and techniques, cooperation and information sharing, research and innovation, human resource development, capacity building and adaptation, operational technology and anti-terror measures, cyber espionage और intelligence। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संगठनों की ये नैतिक जिम्मेदारी है महोदय कि वह पुलिस बलों की क्षमता में वृद्धि के लिए नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। अकादमिक, उद्योग और विभिन्न अनुसंधान प्रतिष्ठानों को भी इस मिशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी साझा करते हुए एक प्रमुख हितधारक और भागीदारी होने का आवश्यकता है। साथ ही विशिष्ट कानून व्यवस्था की स्थितियों के मामलों में मुकाबला करने वाले बलों को विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। हमें महत्वपूर्ण हितधारकों के एक संघ का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें अनुसंधान निकायों जैसे IIT, IIIT, NIT जैसे शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत के साथ सक्रिय सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिलकर सुसंगत तरीके से पुलिस की क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए एक रोड मैप बनाने की भी आवश्यकता है। इन कार्यों को करने के लिए BPRND निरंतर सक्रिय है और अपने विभिन्न प्रभागों के माध्यम से तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा साइबर अपराधों का पता लगाने, उनकी रोकथाम और जांच के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर, उपकरण और तंत्र विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थानों के सहयोग से आवश्यक जागरूकता पैदा करने, साइबर स्पेस का आंकलन करने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से शोध कार्य किए जा रहे हैं। नकली, विकृत और अश्लील सामग्री का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार की योजना CCPWC महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम के अंतर्गत विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना इस दिशा में महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज हमारे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से प्रतिभाशाली लोग पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जा रहे हैं, जो पुलिस में तकनीकी क्रांति से बदलाव लाने के अग्रदूत हैं। इससे पुलिस में प्रौद्योगिकी को अपनाना पहले की तुलना से ज़्यादा आसान हो गया है। इस दिशा में उचित कदम उठाए भी जा रहे हैं। उन्हें विभिन्न इन हाउस इंक्यूबेटर्स बनाने और दिन प्रतिदिन की पुलिसिंग की समस्याओं को हल करने की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। ड्रोन ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक विस्तृत क्षेत्र तैयार कर दिया है, जो पुलिसिंग में इसके उपयोग का अवसर भी प्रदान करता है।
मुझे विश्वास है कि पुलिस से संबंधित उद्योग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन, प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं प्रदर्शन सभी मामलों में विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक हैं। हम स्वयं ही की ड्रोन क्षमताओं के निर्माण की दिशा से प्रयासरत हैं और साथ ही ये भी उतना ही आवश्यक है कि हम अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों को ड्रोन के हमलों से बचने के लिए पूरी तैयारी करें। महोदय, मैं यहाँ स्मरण कराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन समारोह भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं भी दिखाती है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है और इसे बढ़ावा देना सुशासन और जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। साथ ही ड्रोन के रूप में हमारे पास एक स्मार्ट टूल है जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। महोदय, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि BPRND ने पुलिस बलों के लिए ड्रोन और काउंटर ड्रोन में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। ब्यूरो सक्रिय रूप से अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा कर रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समग्र प्रयास के रूप में समय समय पर वेबिनार्स, सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित कर रहा है। हमारा ब्यूरो विभिन्न स्तर के पुलिस कार्मिकों के लाभ के लिए पुस्तकों, SOPs, वेबिनार्स, सम्मेलनों की कार्रवाइयाँ, महत्वपूर्ण प्रकाशनों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा भविष्य के टूल्स और गैजेट्स के संग्रह को प्रकाशित भी करता है। महोदय, जैसे कि विदित है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय साइबर अपराध और समन्वय केंद्र I4C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र NCR&IC हमारे BPRND में स्थापित किया गया है। ये 7 कार्य क्षेत्रों में से एक साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी के विरुद्ध लड़ाई में देश की पुलिस की क्षमता को उन्नयन के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है। देवियों और सज्जनों, मैं इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों का आभारी हूँ। टीम फिक्की व उनके महानिदेशक श्री अरुण चावला जी के अथक परिश्रम, व्यावसायिक प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए मेरा विशेष धन्यवाद। मैं उन सभी वेंडर्स को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया और अपने कार्यालय द्वारा BPRND को समय समय पर अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। हम सभी कुछ ही देर में उनका उद्बोधन से भी लाभान्वित होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित भारतीय पुलिस के सभी नवोदित भावी नेतृत्व को मेरी दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। ब्यूरो के ध्येय उत्तम कार्य प्रणालियों एवं मानकों की प्रोत्साहन को सचितार्थ करते हुए ब्यूरो द्वारा वर्ष भर में कई प्रकाशन निकाले जाते हैं। मैं सदन को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि इस तिमाही के इंडियन पुलिस जर्नल के प्रकाशन के क्रम में DG BPRND द्वारा प्रोत्साहित करने पर एक नवाचार किया गया और BPRND में ही पदस्थ सभी अधिकारियों द्वारा रिसर्च पेपर्स लिए गए हैं और उन्हें संकलित कर एक स्पेशल एडिशन इंडियन पुलिस जर्नल BPRND ऑफिसर्स पेपर्स प्रकाशित किया गया है। तो मैं मुख्य अतिथि और सम्मानित मंच से इस प्रकाशन को औपचारिक रूप से विमोचित करने का अनुरोध करता हूं।
सभी को धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। चतुर्थ युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो का जिन्होंने अपने प्रांगण में आयोजन किया, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री बालाजी श्रीवास्तव, महानिदेशक BPRND, फिक्की के MD श्री अरुण चावला जी, उप महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी, नीलेश तंगूर जी, तेजिंदर सिंह जी, अभी जिन्होंने 2 दिवसीय जो ये आपका सम्मेलन हुआ उसके विषय में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर चर्चा की, ऐसे श्री करुणा सागर जी, यहाँ कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से आए हुए सभी महानिदेशकगण, महानिरीक्षकगण, उप महानिरीक्षकगण, युवा पुलिस अधीक्षकगण, कमांडेंट, आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, उद्योग जगत से आए हुए हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों। अभी बहुत संक्षेप में करुणा सागर जी ने इस 2 दिवसीय कार्यशाला के विषय में, सम्मेलन के विषय में जो चर्चाएं हुई उनका संक्षिप्त विवरण अपने बीच में रखा है। मैं बालाजी श्रीवास्तव को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत प्रासंगिक विषयों को चुना, जो आज निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वो चाहे साइबर स्पेस हो, साइबर क्राइम हो, ड्रोन हो, हमारे और उनके जो नवाचार के लिए जो साथी आज उद्योग जगत से भी आए हैं, उनसे हमको मदद लेने की बात हो, ऐसे सारे विषय इस समय पुलिसिंग के मॉडर्नाइजेशन के लिए और उनको अपडेट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये विषय निश्चित रूप से इस समय बहुत प्रासंगिक ही नहीं, बहुत आवश्यक भी। जैसे हम सब जानते हैं, पुलिस की समाज जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में शांति रहे, कानून व्यवस्था ठीक हो, लोगों का सम्मान सुरक्षित हो, तभी हम किसी विकसित देश के आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देश में करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का आधार आपके देश में कैसी कानून व्यवस्था है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, लोग कितना अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है। हम सब जानते हैं जिस तरह से समाज जीवन में पुलिस की भूमिका रही है। पहले बहुत पारंपरिक टाइप का एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है, अपराधियों ने भी उस प्रयोग को बढ़ा दिया है। और आज जो हमने 2 विषय चुने हैं, उन विषयों में दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। साइबर स्पेस का क्षेत्र हो वो भी, और ड्रोन का अगर सकारात्मक उपयोग हो तो वो जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। जो सकारात्मक तब्दीलियां होती हैं और हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की संभावनाएं साइबर स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती है। और ये क्षेत्र भी ऐसा है जिसका संचालन असीमित है, सीमाबद्ध नहीं है। इस संचालन को कौन कर रहा है और इसका अधिक से अधिक जो प्रयोग हो रहा है, वह भी एक कारण यह है कि जिसमें हमारी चुनौतियां भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि हम इसके प्रयोग को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसके प्रयोग को रोकना संभव नहीं है। साइबर स्पेस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हम लोगों ने अभी कोविड के दौरान देखा, जो डिजिटलाइजेशन का युग आया उससे लोगों की आदत पड़ गई और साइबर स्पेस का विस्तार भी हुआ। सीमाहीन होने के कारण और सस्ता उपलब्ध होने के कारण इंटरनेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा। इसी तरह से ड्रोन को भी अगर देखें हम,
तो अभी कई घटनाएं आप सबने सुनी होंगी कि किस तरह से कहीं पर कोई आवश्यक चीज़ पहुंचानी है, कोई मेडिकल हमको सपोर्ट पहुंचानी है, ऐसी सारी जगहों पर भी ड्रोन का प्रयोग होने के साथ साथ हमको युद्ध के क्षेत्र में भी उससे मदद मिलती है। कहीं किसी चीज़ को खोजना है उसमें मिलती है, किसी पर निगाह रखनी है। जो इस दृष्टि से देखें तो इस दोनों टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते। उजीला हो जाए फिर शुरू करें या शुरू रखें? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए। चलिए, मैं कह रहा था कि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ समान रूप से हमारे लिए उपयोगी भी हैं, वहीं हमारे लिए बड़ी चुनौतियाँ भी लेके आते हैं। और यही कारण है कि इसके उपयोग को हम रोक नहीं सकते, और जब उपयोग को रोक नहीं सकते, निरंतर उपयोग हम कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ भी उसी में से निकल करके आ रही हैं। जहाँ इस टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाते हैं, वहीं इसमें जो लूप है उसका अपराधी भी फायदा उठाते हैं। और निरंतर जो तेजी से बदलाव टेक्नोलॉजी में आ रहा है, उसके कारण जब तक एक होल को आप बंद करते हैं तब तक दूसरा होल खुल जाता है, दूसरा होल बंद करते हैं तीसरा होल खुल जाता है। तो ये जो बड़ी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतियां भी हैं, और इस चैलेंज से निपटने के लिए समाधान की आवश्यकता भी है। मैं BPRND का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसे विषयों को चुना। बालाजी श्रीवास्तव साहब ऐसे ही विषयों को लगातार चुनते हैं, मुझे कई बार आने का मौका मिलता है। वो निश्चित रूप से हमारी पुलिसिंग सिस्टम को भी सुधार लाने के साथ साथ, उसको प्रशिक्षित करने के साथ, उसका अपग्रेडेशन हो और मॉडर्नाइजेशन हो, उसके लिए काम करते हैं। BPRND गृह मंत्रालय की एक प्रतिष्ठित संस्था है, और मेरे ख्याल में 50 साल से अधिक का समय हो गया, 52 साल हो गया। 52 साल से निरंतर रिसर्च का काम हो, सिलेबस बनाने हो, ट्रेनिंग के लिए सिलेबस देने हैं, ऐसे प्रशिक्षण का कार्य हो, लगातार जिस तरह से उन्होंने अभी जिक्र किया कि कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, वेबिनार हों और अलग अलग इस तरह के सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, डिबेट ये करते रहते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय को भी पुलिस के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। अगर मैं ये कहूँ कि एक तरह से BPRND गृह मंत्रालय के लिए थिंक टैंक का काम करता है, पुलिस के लिए थिंक टैंक का काम करता है, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इनके माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर हमको आगे कैसी योजनाएं बनानी है, क्या परिवर्तन करने हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। निश्चित रूप से आज का सम्मेलन और उसके विषय चुनने के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको आभार करता हूं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी दुनिया में ये चुनौती बढ़ी है, इसके विषय में भी हमको सोचना होगा। जिस तरह से साइबर स्पेस का लगातार विस्तार होता जा रहा है, और अपराधी कहाँ पर बैठा है, अपराध कहाँ से कर रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं होती। आज ही मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि कंप्यूटर कलकत्ता में रखा था। हम लोग कलकत्ता बोल देते, कोलकाता में कंप्यूटर रखा था, और उसको ऑपरेट करने वाला आदमी दुबई में बैठा था। दुबई से वो ऑपरेट कर रहा था। अब ये किस तरह का चैलेंज है, इसका कैसे, पारंपरिक पुलिसिंग से तो इसका सामना नहीं कर सकते आप। ये जो विस्तार होता जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से, और अब एक बड़ी चुनौती 5G के रूप में आ रही, जो इन सब चीज़ों को करने की गति को बहुत तेज कर देगी। जब तक आपको उसी गति से आप 5G का उपयोग अपराधी के विरुद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे तेजी से करेंगे, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये साइबर स्पेस को आप रोक नहीं सकते। अब दुनिया उस रास्ते पे चल पड़ी है जहाँ पर देशों की सीमाएं समाप्त हो गई हैं। पूरी दुनिया का उसको खुला मंच मिलता है, और साइबर के और इंटरनेट के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। हमारी ज़रूरत बन गया है, और उस ज़रूरत को हम तुरंत बंद कर दें, यह भी संभव नहीं है। तो अब ये संभव नहीं है, तो हम अपराधी के ऊपर कैसे नियंत्रण करें, ये देखना होगा। अभी एक रिकवरी आप लोगों ने ही किया होगा, आप में से, मतलब आप पुलिस ने नहीं किया, एक 60-70 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी एक
फ्रॉड में हुई है, साइबर फ्रॉड हुआ, उसमें वो गेमिंग ऐप चला करके वो कर रहा था और उसका पैसा भी कहाँ आ रहा था ये नहीं पता चल रहा था। उसने क्या किया था, आज उसका जो उसमें आया है अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में, तो ये था कि जैसे आप या ये किसी आदमी का उसने बैंक अकाउंट किराए पर ले लिया। अब ये आप नई बात आज मैंने सुनी कि बैंक अकाउंट भी किराए पर देते हैं लोग। बैंक अकाउंट उसने किराए पर दे दिया और उसको सारा ऑपरेट करना अपने हाथ में ले लिया। उसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो जिसका किराए पर लिए है अकाउंट उसमें से ट्रांजैक्शन वो कर रहा था। इस तरह की जो चैलेंजेज हैं, इसके लिए तो एक आम आदमी या आम पुलिस का व्यक्ति इस तरीके की बात को नहीं समझेगा। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी का जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का जिक्र आपने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसमें कैसे हम लगातार उनमें जो हमारे लोग हैं, जो हमारा मैन पावर है, उसको भी प्रशिक्षित करना और उसको प्रशिक्षण के साथ साथ इतना अपग्रेड करना कि वो आने वाले जो भी अपराधी हैं या इस तरह के अपराध होते हैं उससे वो आगे हो। इस तरह की बातें हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने तो मेरे ख्याल में आपके ही सम्मेलन में अभी 2021 में ही इस बात को कहा था कि हमको ट्रेनिंग का, अपग्रेडेशन का और नई नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पुलिसिंग में करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करना होगा। और बीपीआरएनडी को उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए जल्दी जल्दी हम पाठ्यक्रम और सिलेबस चला करके, ट्रेनिंग करके इस तरह के काम करें। ड्रोन की जहाँ तक बात करते हैं, ड्रोन का जैसे मैंने जिक्र किया, कई ऐसे हमारे सामाजिक जीवन में उपयोगी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ड्रोन का बहुत महत्व है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी हम लोग लगातार देखते हैं, खासकर जो हमारी पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते हैं ड्रोन आया फिर चला गया, आया फिर चला गया। ये दोनों क्षेत्र इसी तरह के हैं कि ऑपरेट करने वाला कहाँ बैठा है इसका पता नहीं चलता है। ड्रोन यहाँ है, ऑपरेट करने वाला दूसरे देश में है। इसी तरह से साइबर स्पेस में भी हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेट करने वाला कहाँ बैठा है, ये हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। अभी तो कई जो मैंने जो होल्स की बात की, जो लूप होते हैं, उसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी भी उन लोगों की आ गई है कि जिसमें ये पता ही नहीं चलता है कि किस जगह से और किस नंबर से ये कॉल आया है, ऐसे भी नहीं पता चलता। हम लोगों को देख, एक 2-3 गांव ऐसे हमारे यहाँ, हमारे ही देश में, जिनमें मतलब उन लोगों का भले जो अपना एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो साइबर स्पेस में इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि अच्छा प्रशिक्षित व्यक्ति उनका सामना नहीं कर सकता। इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। तो ऐसे में हम सब लोग किस तरह से तैयार हों, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे अभी हमारे फिक्की के अरुण चावला साहब बैठे हैं, नीलेश जी बैठे हैं, उनके बहुत सारे उद्योग के साथी भी होंगे, इनका भी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। ये समर्थन करके नई नई इनोवेशन के द्वारा लगातार किस तरह से हम अलग अलग परिवर्तन करके अपने देश की पुलिस की मदद कर सकें, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज अभी एक्सपो वो प्रदर्शनी आपकी लगी हुई है, हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, हमारा उद्योग जगत भी हमारे साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि जहाँ हमारे लिए ये एक चैलेंज है, वहीं हमारे लिए उपयोगी बहुत है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए और दुनिया के समानांतर खड़े होने के लिए हमको इन दोनों टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। अपनाने के साथ उस चैलेंजेस को हम कैसे दूर करें जो हमारे अपराधियों को बढ़ावा देते हैं या हमारे सीमा क्षेत्र के लिए खतरा है, या जो हमारा उनका ड्रोन आता है तो उसको हम काउंटर कैसे करें, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से हम सबको संवेदनशील होकर के और लगातार अपग्रेडिंग होनी चाहिए। इसका सबका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जहाँ तक गृह मंत्रालय की बात है, I4C के माध्यम से हम लोगों ने कहा, आपने जैसे एक बताया, हमारे यहाँ संस्थान एक BPRND कैंपस में भी हम लोगों ने रखा है जो रिसर्च और इनोवेशन का काम कर रहा है। ऐसे ही हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाई है, उसका भी विस्तार हम पूरे देश में कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास प्रशिक्षित लोग नहीं होंगे तो हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हम उस कैंपस का विस्तार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ क्लासेस लेकर
हमारे जो फोर्सेज हैं उनके साथ लेकर अलग से कोर्स देने के लिए हम लोग आ रहे हैं और उनको काम करके हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे पास इतना प्रशिक्षित बल हो जिसके द्वारा हम इन सारी चुनौतियों का सामना कर सकें। वहीं हमने प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की, जो फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशालाएं हैं। अभी हैदराबाद में भी एक नया कैंपस हम लोगों ने इसी रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रारंभ किया है। इस तरह लगातार एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बढ़े इस क्षेत्र में, और उसके साथ साथ जो हमारा भौतिक प्रशिक्षण होता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, वह भी आपको मिले और उस व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से आप परिणाम देने में सफल हो पाएँ, इसके लिए भी हम लोगों को ज़रूरत है। और इसके लिए जब साइबर का जैसे क्षेत्र है, लोग किराए पर मान लीजिए अकाउंट दे दिया, तो उसको ये जागरूकता नहीं है कि हाँ हमारा ये अकाउंट का दुरुपयोग होगा। या कई बार हम लोगों ने देखा है जो वो सिम कार्ड लगा करके किसी का पैसा कोई दूसरा निकाल लेता है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। कई मंत्रालयों के साथ हम समन्वय बना करके काम कर रहे हैं। जैसे साइबर दोस्त एक हमने ऐप शुरू किया है, उस ऐप के माध्यम से हम लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्रालय, हमारे रेल मंत्रालय, ऐसे कई मंत्रालयों से समन्वय भी हमने स्थापित किया है। और फेसबुक, ट्विटर, ऐसे सभी माध्यमों से गृह मंत्रालय इसको चला रहा है। और उसके माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं उनको हम सभी के बीच में, जो उसके स्टेक होल्डर हैं जिनको वो सूचनाएं मिलनी चाहिए, उन तक वो सूचनाएं आसानी से पहुँचें, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। जो हमारे वित्तीय फ्रॉड होते हैं उनके लिए भी हमने कुछ नंबर 1930 शुरू किया है। वहाँ पर हमने अभी तक एक कानूनी प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारी जो ये एजेंसी होती हैं जिनको ये सारे काम करने हैं, उनको कई बार कानूनी समस्याएं आती थी। उसको भी हमने दूर किया है कि जो सीज हुआ पैसा है वो नहीं उसको मिल पाता था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कानून नहीं था कि वो सीज हुआ पैसा कोर्ट किसको अलॉट करे। वो कहते थे कोर्ट से लो, कोर्ट कहता था कि हम इसको किसको दे दें, भाई हमको ये बताइए आप कहाँ से आया, कैसे आया, वो कई बार उसको जानना मुश्किल है। तो हम लोगों ने उस समस्या को भी ख़त्म किया है कि साइबर के क्राइम के द्वारा जो भी पैसा सीज हुआ है वो जिसका पैसा है उसको तुरंत वापस कर दिया जाए। ऐसे कई कानूनों में भी हम परिवर्तन ला रहे हैं। और मैं यहाँ से आपसे भी कहूँगा और बालाजी साहब से भी कहूँगा, अरुण चावला साहब से भी कहूँगा कि साइबर स्पेस के कानूनों में, साइबर क्राइम्स के मामले में, ड्रोन क्राइम्स के मामले में जिन कानूनों के विषय में आपका सोच हो, तो आप लोग भी अगर हमको सुझाव देंगे तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसे कानूनों का हम परिवर्तन भी करें और उनको जोड़ें। ऐसे हमने पोर्टल भी चालू किए हैं। अभी एक हमने पोर्टल चालू किया है जो हमारे रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसमें हमने एक नंबर अलॉट किया है, उसके माध्यम से जो भी उसमें करेगा, तो अभी कई लोगों ने उस ऐप का विजिट किया है, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसका विजिट किया है और 7.5 लाख से ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आई हैं, जिसमें हमने 16,000 से ज़्यादा जो संबंधित थाने थे या ज़िले थे उनको सूचनाएं भेज करके FIR भी दर्ज कराई। इस तरह से गृह मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम जो क्राइम का ये रूप निकल करके आया है इसको कैसे रोका जाए। इसके लिए जागरूकता लाने के साथ साथ लोगों का शैक्षिक रूप से भी प्रशिक्षण हो, शैक्षिक उन्नति भी हो, शैक्षिक रूप से उनका अपग्रेडेशन हो। ये सारी चीज़ों के अलावा हमारा यह भी विचार है, ये मैं चाहता हूँ कि लगातार जो हमारे नीचे काम करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे सब इंस्पेक्टर लेवल के हों या इंस्पेक्टर लेवल के हों, उनका भी प्रशिक्षण लगातार होना चाहिए। अभी जो नया निकल करके अभी आया है, क्योंकि ये नया है और बहुत सारे लोगों को इस क्राइम के विषय में, जो हमारे पुलिस में, फोर्स में लोग हैं, बहुत सारी जानकारियां नहीं। कुछ लोगों को प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद पता चलता है, जब तक उनका प्रशिक्षण हुआ, एक पोस्टिंग हुई, उसके बाद 6 महीने बाद वो दूसरी जगह चले गए, वो सारा प्रशिक्षण उनका ख़त्म हो गया। मेरा ये सोच है कि जिन लोगों को हम प्रशिक्षित करें उन लोगों को एक समय तय करें। यहाँ पर हमारे सारे महानिदेशक, महानिरीक्षक, ऐसे सभी लोग हैं जो हमारे पुलिस की जो पूरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजी है, वो बनाने वाले लोग यहाँ बैठे। तो मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों का प्रशिक्षण हो और जो साइबर के क्षेत्र में काम कर रहे हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी के काउंटर के लिए काम कर रहे हो, ऐसे लोगों को एक लंबे समय तक की नियुक्ति देनी चाहिए। और संभव अगर हो तो अगर हम एक साइबर फोर्स ही अलग से बनाएं, जिसमें हम अपने डेपुटेशन पे विभिन्न बलों से लोगों को लें, विभिन्न बलों से
हम डेपुटेशन पर जैसे देते हैं, अलग अलग फोर्स हमने कई फोर्स ऐसे बनाए हैं, तो अगर उनको हम लेते हैं और वो फोर्स एक डेवलप हो जाता है और हर ज़िले में कम से कम उस फोर्स का एक हमारा कार्यालय हो, एक यूनिट हो, और उसके माध्यम से हम इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें प्रशिक्षित लोगों को शामिल करके उन अगर अपराधों पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का फ़ायदा होगा। अभी हमारी जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति में एक सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि कक्षा 6 से 12 तक हम साइबर क्राइम के लिए और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसमें कैसे हम इससे निपटें, इस टेक्नोलॉजी को हम पाठ्यक्रम में शामिल करें। इस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को भी हम ये उसको सिलेबस में शामिल करके उनको हम आगे काम करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा अभी डाटा प्रोटेक्शन की बात है, उसके लिए भी हमारी सरकार तत्पर है। बहुत जल्दी हम डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जिसके माध्यम से हम अपने साइबर स्पेस को और अपने जो हमारे ड्रोन्स का जो उपयोग है उसको हम सुरक्षित कर सकें। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी आज ही आपने देखा होगा, एक लगातार हमारा लोगों का प्रयास चल रहा था, जो वित्तीय फ्रॉड हो रहा था, उसमें आरबीआई ने एक टोकनाइजेशन करके एक योजना बनाई थी। 2 बार उसके लिए हम लोगों को हालांकि टाइम बढ़ाना पड़ा, लेकिन अब वो टोकनाइजेशन हो गया, जिसमें पहले होता था कि कार्ड डालने से सारा डाटा आपका वो दूसरी जगह चला जाता था। अभी वो OTP की तरह एक टोकन नंबर आपको देगा, वो टोकन नंबर से आपका OTP आएगा और OTP से आप उसको अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कर सकेंगे। इस तरह से लगातार ये आरबीआई ने किया है। आरबीआई से हम दूसरी और भी चीज़ें कह रहे हैं, जो ये हमारे जो अभी मैं एक दूसरी मीटिंग में था एक बार, तो वहाँ पर एक चर्चा आई। वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हमने साइबर फ्रॉड जो फाइनेंशियल फ्रॉड था उसको हमने पकड़ तो लिया, लेकिन हम जिस थाने में उसको FIR करना चाहते हैं वो कहते हैं इसको किस में FIR करें, इसके लिए कोई कानून नहीं है। अब कानून नहीं है तो फिर ये हुआ कि आरबीआई बताए कि इसको जब ये फ्रॉड हुआ है और ये वित्तीय फ्रॉड है तो इसमें आप कोई ऐसी बात बताइए जिससे इसमें इसको कानूनी दायरे में लाया जाए। वो लोग भी अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये कुछ नया क्षेत्र एकदम से ऐसे आया कि हर एक व्यक्ति जो सामने आया उसने अपना पीछा छुड़ाने में ही कि हमने इतना काम कर दिया, ये हो गया। तो अभी हम लोगों को इसके लिए बेहतर कानून, व्यवस्थित कानून बनाने के साथ साथ नई नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है जो इसमें हमारी मदद कर सकें। ये हम लोगों का जो चैलेंज आया है इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया और उसी में से ये टोकनाइजेशन वाला एक सिस्टम निकल करके आया है और उसी से हमने वो वाला निकाला है जो सीज होता है पैसा उसको दे दिया जाए बिना किसी, नहीं तो वो अड़चन आ रही थी। तो इस तरह के जो लगातार प्रयास हैं वो हमारी सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं और आप लोगों के द्वारा जो फीडबैक मिलता है और BPRND के द्वारा लगातार हम लोगों को ऐसे मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, कई उनकी जो रिसर्च होती हैं वो आती है, तो उससे निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने में आसानी होती है। ये 2 दिन का सम्मेलन था। यहाँ पे हमारे बहुत सारे नौजवान पुलिस अधीक्षकों ने और उनके साथ साथ जो बहुत सारे उनके अधिकारीगण थे, और जैसे अभी अरुण चावला साहब बता रहे थे और करुणा सागर जी ने बताया कि बहुत सारे विशेषज्ञ यहाँ पर आए जो अपने अपने क्षेत्र की में महारत हासिल किए हुए ऐसे स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने भी आप सबका मार्गदर्शन किया है। निश्चित रूप से आप सब की बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ी होंगी, बहुत सारी नई सूचनाएं आपको मिली होंगी। आप सब ने एक दूसरे से बात करके भी, अपने अनुभवों को साझा करके भी कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप इस देश की पुलिसिंग के लिए, देश में पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो और अपग्रेड पुलिसिंग हो, उसके लिए और जो चैलेंजेज हमारे देश में, हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी हो, उन सारी चीज़ों पर आप सब लोग मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस सम्मेलन में आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन सफल हो, आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगा BPRND और फिक्की के हमारे महानिदेशक गण को। उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा और एक समसामयिक विषय को उन्होंने चुना जो इस समय ज़रूरत ही नहीं, ये इस हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक
हम एक ऐसा देश बनाएं जो पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता हो, और वो हमारी संस्कृति के अनुरूप, हम भौगोलिक रूप से या फिजिकली पावर से हम किसी देश पर शासन या सत्ता या कब्जा या उसके वहाँ स्थान नहीं बनाना चाहते। हम अपनी संस्कृति के अनुरूप सेवा की भावना से और सेवा के माध्यम से अपराधों का न्यूनीकरण करके किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, वो जो उनका सोच है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार ये सोचते हैं। उन्होंने ये कहा भी है कि 2030 तक हम अपने नागरिकों को इस तरह से तैयार कर दें कि वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं, एक विश्व नागरिक के रूप में उनकी पहचान हो, और उनकी पहचान उनके काम से हो, उनके सेवा के भाव से हो, उनकी योग्यता से हो। और ये एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि 2030 तक हम इस तरह के नागरिकों को तैयार करें, और उस तरह के नागरिक तैयार हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पुलिस की व्यवस्था भी आगे बढ़े, सुदृढ़ हो, और उसमें जो हमारे रिसर्च के BPRND के माध्यम से, फिक्की के माध्यम से जो सहयोग मिल रहा है, उसमें भी नई नई चीज़ें निकल करके आएँ, तो हमको निश्चित रूप से नए कानून भी बनाने में मदद मिलेगी, देश को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। और इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो 2047 का हमारा सपना है कि भारत जब आज़ादी के 100 साल पूरे करे, तब हम इस अमृत काल को जो 22 से 47 तक का 25 साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, उसके उन्होंने 3 पार्ट भी बनाए हैं। ये कहा है 2030 तक हम लोगों को पूरा अपग्रेडेशन अपने नागरिकों का कर लेना है, वो शैक्षिक रूप से फिजिकली स्वस्थ हों, शिक्षित हों, संस्कारित हों, और अपने काम में उनको महारत हो, स्किल्ड हो। ऐसे बना करके पूरे देश में जो सेकंड हमारा उन्होंने सेकंड फेज रखा है 30 से 47 तक, उसके बीच में पूरी तरह से दुनिया में एक अपना स्थान बनाए। तो निश्चित रूप से ये बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से ही संभव है। हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय इस समय एक बहुत ही सक्षम और योग्य मंत्री के हाथ में है। वो निश्चित रूप से कभी भी डिसीजन लेने में देर नहीं लगाते। संसाधनों की जहाँ कमी हो, पहले बहुत कमियाँ रही होंगी, लेकिन अब कहीं कोई कमी नहीं है। वो हर स्तर पर, चाहे वो हमारे जवानों के रहने के लिए, चाहे उनके अन्य संसाधनों की आवश्यकता हो, उनकी फैमिली की आवश्यकता हो, हर चीज़ को बहुत भावनात्मक रूप से वो समझते हैं और उसकी पूर्ति करने का हम प्रयास भी करते हैं। इसी तरह से मैं आप सब से भी ये अपेक्षा करूँगा कि आप सब आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छी अपने जो आपका रिसर्च है, आपकी जो शिक्षा है, उसको और अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आदमी सीखता तो लगातार रहता है, उसका बौद्धिक विकास निरंतर होता है, और बौद्धिक विकास के माध्यम से जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उसका सदुपयोग आप राष्ट्र के निर्माण में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः एक बार आपको बधाई, BPRND को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं DG BPRND श्री बालाजी श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री नीलेश तुंगार, को चेयर होमलैंड सिक्योरिटी फिक्की से धन्यवाद प्रस्ताव का अनुरोध करता हूं। Shri Ajay Kumar Mishra ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri Balaji Srivastav, DG BPRND, Shri Neeraj Sinha, Shri Tajendra Singh ji, Dr. Karuna Sagar ji, Arun Chawla ji, DGPs of various state police forces, DGs of Central Armed Police Forces, senior officials from Government of India and law enforcement agencies, officers from state police, CAPFs, central police organizations, and other law enforcement agencies, colleagues from the industry and friends from the media, ladies and gentlemen, it's an honor to share this dais with present dignitaries in addressing an audience which is going to be the future of Indian policing and law enforcement agencies. Responsibilities of police officers have really gone up, both in terms of the core duties, plus setting up perception of the police department
among citizens. DG Ficky mentioned about smart policing, and the panelists also spoke about smart policing. But when we talk about sensitive, modern, and tech-savvy policemen, in the Indian context, we mean the capability of being smart while practicing large part of the traditional policing as part of his or her job, and also cater to a large number of citizens. This is certainly not possible without exceptional motivation and zeal to serve the nation. Technology is a double-edged sword, but thankfully, we have today it as seen as an enabler to assist us in finding new prospects to solve the issues and situations that we are in. Concept of smart policing has helped us in understanding the importance of balance of attributes which individuals are also not, us and as police forces, especially the young officers like you. Friends, true benefit of technology is being first mover. Late entrants and followers have to find ways of defending themselves, be it the whole system or be it the attackers or advances. Government agencies, the academic institutions, the industry, and the startups especially are doing great work in combating cybercrime, looking at upgrading the cyber defense of this country, and developing even offensive capabilities. Drone technology, and we've seen many of them today, and large part of India is working as early movers in the world. Our startups actually have proven their capability when it comes to developing aerial platforms, subsystems, and including software. These are things which are tougher environment where capturing drones and actually landing them in the enemy territory loses a lot of data which is captured in a drone system. So the access to technology is coupled with the availability of skilled manpower. DG Ficky spoke about the fact that there is dearth of skilled manpower today. There are many universities and programs that are working on, and Ficky would like to work with BPRND as well as the academia to help create this supply of manpower and the capability within the country. I would also like to add that cyber security, AI/ML, big data. We also have our committees on drone and specifically on homeland security to assist BPRND as well as any institution in India to help create the capabilities required. I express my gratitude to the Honorable Minister for finding valuable time to be with us and to motivate not only the young officers, but to also give you a vision for overall smart policing in the country. I'm thankful to BPRND for extending another opportunity to Ficky to organize a technology exhibition along with the 4th edition of its Young Superintendent Police Conference. Special thanks to Shri Balaji for doing the leadership and showing the vision of how to go about it, and even the subjects that we are working on. Shri Neeraj Sinha, Shri Dr. Karuna Singh ji, and Tejendra Singh ji as well for their guidance and leadership. I'd like to thank all the young SPs, commandants, and other representatives of the law enforcement agencies for taking part in this conference and the exposition. I'm confident that deliberations during the 5 technical sessions that happen and the related products and technology and solutions that are there will help do a better job as a country and serve the country better. I also would like to thank the participants and exhibitors who have contributed wholeheartedly to this program and to this exposition. Without them, this wouldn't be possible or feasible to have of this scale and this nature. I also feel, please feel free to contact our colleagues at Ficky to give us and share your feedback in terms of what better we can do or any other topics or areas that we can work on. So thank you and Jai Hind. धन्यवाद महोदय। मैं BPRND के तत्वावधान में आयोजित चौथी राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 एवं पुलिस एक्सपो के समापन सत्र पर सभी प्रतिभागियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, ये समापन सत्र कार्यक्रम समाप्त होने पर अब मैं DG BPRND की ओर से सभी माननीय मेहमानों को मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो के लिए फॉयर BPRND मेन बिल्डिंग तथा उसके पश्चात हाई टी 2nd फ्लोर पर आमंत्रित करता हूं। अब हम सभी राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होंगे।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।